नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC अड्डा में। ये पॉलिटी की 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो चलिए इस पार्ट को भी शुरू करते हैं। ऐसे ही ये 500 क्वेश्चन है, मैं 5 पार्ट लेके आऊँगा, तो ये सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में, ये 10वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं दल बदल से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूची 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो जो दल बदल संबंधित अनुसूची है, तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो ये 3री अनुसूची में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है। तो राज्यों के शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है, तो ये 4थी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी 7वीं अनुसूची में ही रखा गया है, ये तीनों ही विषय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 97 विषय थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो ये 61 है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 66 विषय थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो समवर्ती सूची में 47 थे, जो कि अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। ठीक है, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में जो विषय दिए हुए उन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो ये समवर्ती सूची पे। ठीक है, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर विषय समान होंगे तो उस पर केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। ठीक है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो ये 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है। तो ये 6वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, ये 4 राज्य दिए हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनके प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में विवरण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। तो ये 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जो वर्तमान में अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं के संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मैथिली भाषा को मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं के संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया।
तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? कितने अधिनियम हैं? तो ये 284 हैं। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे, 284 अधिनियम हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किन अनुसूची में किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, संपत्तियों का अधिग्रहण। ठीक है, संविधान तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये थे एस के धर। ठीक है, एस के धर, इनका भी नाम अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति हुई थी? तो ये एस के धर की, ठीक है, अध्यक्षता में नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसमें 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, या फिर राष्ट्रपति किसी को मनोनीत करे, कोई भी केंद्रीय मंत्री उसे भी मनोनीत कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, ये 5 के नाम दिए हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले ये इलाहाबाद में, मतलब इलाहाबाद में था, अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। बाकी 3 के भी देख लेते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 3 में किया गया है। ये सारे फैक्ट आपको पता होंगे, लेकिन ये बस क्विक रिवीजन के लिए है। जब कभी अपन फ्री टाइम में बैठे हैं, अगर आपने पास बुक नहीं है तो हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये 4 क में किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख क्यों किया गया है? तो ये 4 क में किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 51 क में किया गया है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ का उल्लेख भाग 5 में मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, संघ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो यहाँ इसके बाद राज्य का उल्लेख शुरू हो जाता है, तो ये भाग 6 में मिलता है। ठीक है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से में मिलता है? तो ये 152 से लेकर 237 तक राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ एवं राज्यों का उल्लेख भाग 1 में मिलता है। ठीक है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें किया गया है। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये भाग 2 में मिलता है, नागरिकता। ठीक है,
नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये भाग 9 में मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 11। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, इसको भी केंद्र राज्य संबंध भी बोलते हैं, तो ये भाग 11 है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ एवं राज्यों के संबंध के बारे में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के बीच में ये किया गया है। ठीक है, भारत के निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन भाग 15 में। ठीक है, भारत के में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 324 से लेकर 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक किया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो संविधान संशोधन भाग 20 में मिलता है। ठीक है, ये भाग 20 में मिलता है। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, राजभाषा के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंध में व्यवस्था की गई है? राजभाषा के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में की? 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 का में प्रावधान किया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, वायु आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकालीन घोषणा कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 352 है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 356 में। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। कहाँ से लागू हुआ? तो ये नागौर राजस्थान में 1959 में लागू किया गया था सबसे पहली बार। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? 2 स्तरीय, तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये ग्राम प्रधान करता है। ठीक है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, ये भी अपन याद रखेंगे। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, चेन्नई भी अब बोलते हैं, तो ये मद्रास में हुआ था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार, ग्राम बाजार कर, ये ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ठीक है, यदि पंचायत को भंग किया जाए तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है,
किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ये राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? ठीक है, ये अत्ता हो गया, तो ये वेतन भत्ता है। ठीक है, तो किस कोष से आता है? तो ये राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। ठीक है, संविधान प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का? तो ये राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो ये केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सरोजिनी नायडू ने बोला है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। आगे देख लेते हैं, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये भारतीय संसद को। ठीक है, आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये 62 वर्ष है। ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये अब 25 हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखें। ये सॉरी गलत हो गया है अर्थ, तो इसका सही होगा, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो ये संबंधित राज्य की लेखा निधि से। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के संबंध होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में किया गया है उच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन इन्हें और देख लेते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो ये 8। ठीक है, तो संविधान है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो सबसे पहले 8 मुख्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।